आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की, जहां उद्धव गुट के लिए आज का दिन बहुत भारी साबित हो सकता है। आज ऑपरेशन टाइगर फुली सक्सेसफुल हो सकता है। महाराष्ट्र में आज शिवसेना के दोनों गुट में हलचल तेज है। थोड़ी ही देर में शिंदे ग्रुप 6 बागी सांसद ज्वाइन करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब से कुछ देर पहले विधानसभा पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने कहा ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल है। वो शाम 4 बजे मीडिया से बात करेंगे। वहीं अब विधायकों की बगावत को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी आज एक बैठक बुलाई है। सांसद तो साथ छोड़कर चले गए, लेकिन विधायक इंटैक्ट रहे, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने आज एक बैठक बुलाई है। देखना चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि सांसदों के बगावत के बाद कितने विधायक उनके साथ हैं। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि आज उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये साफ हो जाएगा कि उद्धव के 20 में से कितने विधायक हैं वो मीटिंग में पहुंचते हैं। इससे पहले जब 14 जून को उद्धव ने मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई थी, तब 9 में से सिर्फ 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे थे, जबकि 5 सांसदों को वर्चुअली जुड़ने का दावा किया गया था। वर्चुअली जुड़ने वाले 5 सांसद के अलावा मातोश्री पहुंचने वाले एक सांसद ने बगावत की, स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मान्यता देने की मांग की है। उधर शिंदे सेना ने दावा किया है कि उद्धव के 20 में से 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, जिसके बाद आज की बैठक पर सबकी नजर है। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बाकी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता सचिन अहिर हैं। खबरें मिल रही हैं कि 6 के 6 जो सांसद हैं वो मुंबई में प्रवेश कर सकते हैं। उनके बाद एक बड़ी पीसी हो सकती है। उसके बाद क्या निर्णय, मुझे लगता है उन्होंने निर्णय लिया है। हर व्यक्ति का व्यक्ति स्वातंत्र है। यही है कि जब पार्टी के चिन्ह के ऊपर चुन के आने के बाद लोगों की अपेक्षा होती है कि पार्टी को कि जो कार्यकर्ता है उनको विश्वास में लेके काम होना चाहिए। जब एक चुनाव से आप जब चुनकर आते हैं तो मुझे लगता है कि किसी से आने से और किसी जाने से कोई पार्टी रुकती नहीं है। हाँ, जरूर इसमें सेटबैक हम जैसे कहे कि हमारे खासदार जा रहे हैं तो पार्टी का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको बहुत अलग तरीके से न देखते हुए फिर एक बार पार्टी को आगे इसमें हमारी क्या खामियां थी इसका भी फेर विचार करना पड़ेगा। आज जो है उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल प्लान बना रखा है। जो चुनाव क्षेत्र हैं इन 6 लोगों के, उन वहां जाकर सभा करेंगे। चुनाव क्षेत्र में वो जाएंगे, लोगों को बोलेंगे, लोगों को दिलगिरी व्यक्त करते हुए फिर एक बार कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे कि पार्टी को बढ़ाकर आगे के काल में सांसद हमारे पार्टी का होना चाहिए। माफी क्यों मांगना चाहते हैं? दिलगिरी शब्द का क्यों क्या हो रहा है कि जिनके ऊपर विश्वास रखे, जिनको उन्होंने मत मांगा, जिनके लिए आज वो लोग ही उनके साथ नहीं रहे, तो मतदारों का जो आधार है वो आधार ही नहीं रखा है उन्होंने। अब देखिए, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। सांसद तो टूट गए, लेकिन विधायक ना टूटे, इसकी भी कोशिश अब उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी है। मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये तो तय है कि जो 6 बागी सांसद हैं वो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि सांसदों में तो टूट हो गई, लेकिन अब कितने विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं ये जांच लेना, परख लेना भी उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है। आज होने वाली बैठक के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज शाम को 4 बजे विधान भवन के पास में शिवालय दफ्तर है, शिवसेना का कार्यालय है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे आएंगे और उन्होंने तमाम जो विधायक है, 20 विधायक हैं उनको भी बुलाया है। विधायकों के ऊपर भी अब नज़रें उनकी बनी हुई है, क्योंकि सांसद जो है वो 2 तिहाई तो हाथ से निकल गया है। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे से भी मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि ठीक है, अब जो गए लेकिन शाम को जो बैठक होगी उसमें कितने विधायक आते हैं वो देखना ज़रूरी होगा। लेकिन ऑपरेशन टाइगर में पहले फेज़ में उनकी प्रायोरिटी ये है कि सांसदों को तोड़ना, और जो काम वो कर चुके हैं, जिसको लेकर शिंदे भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन कोई हम अधूरा नहीं छोड़ते। सीएम ने कल कहा कि ऑपरेशन पूरा सक्सेस हो गया है और बॉडी भी जो है वो ठीक है। तो आज अब से 2-3 घंटे बाद जो है वाईबी चौहान सेंटर में तमाम सांसद पहुंचेंगे और वहां पर वो शिंदे के साथ प्रवेश भी करेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी कहेंगे। अधिकतर सांसद ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के काम रुके हुए हैं और वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे विकास के काम न होने के कारण। यही कारण है कि उन्होंने
विकास के साथ सत्ता के साथ जाने का फैसला किया है। जैसे कल ओम राजे निंबालकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ बैठक की, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास के लिए हमें जाना पड़ेगा। वैसे ही सचिन, अपनी अपनी वजह हो सकती है सांसदों की, लेकिन ये तय है कि उद्धव ठाकरे के साथ ये सांसद है नहीं, ये शिंदे गुट में जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे के पास बचता क्या है, क्या वो अपने 20 विधायकों को इंटैक्ट रख पाते हैं या जैसा दावा 16 विधायकों के टूटने का किया जा रहा है वो दावा सच होता है। शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। अब शरद पवार के पोते और एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया। रोहित पवार का कहना है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही है। डिलिमिटेशन बिल पास होने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी का शिकार करेगी बीजेपी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी शरद गुट को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शरद गुट के सभी सांसद एकजुट हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन टाइगर के बारे में बातें चल रही हैं, 6 सांसद टूट चुके हैं, कुछ देर बाद शायद इसकी घोषणा अधिकृत रूप से होगी और सारी जानकारी सामने आएगी। अब लगातार इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं और विपक्ष से रोक नहीं पा रहा, आप लोग किसी भी तरह से रोक नहीं पाए। भाजपा के पास पैसा है, उनके मित्र पक्ष के पास पैसा है, सत्ता है, वो विकास का काम नहीं कर रहे जो राज्य का होना चाहिए, भ्रष्टाचार का काम वहां पे कर रहे हैं। और इतना हाई लेवल पे अगर आप पैसे को इस्तेमाल करोगे, बहुत लेवल तक जुडिशरी भी शायद इन्होंने मैनेज की, ऐसी चर्चा है। उसी के साथ अगर आप देखो सीआईडी, ईडी वगैरह ये तो चीजें है ही, तो ये सबका इस्तेमाल करके नेताओं को वहां पे फोड़ा जा रहा है। लेकिन हम अभी भी इस सरकार के खिलाफ वहां पे लड़ रहे। अभी देखो, कल तक एकनाथ शिंदे साहब ऑपरेशन टाइगर के बारे में बहुत बड़े बड़े लेवल तक बात कर रहे थे, लेकिन नासिक का एमएलसी का निकाल अगर देखो तो जो टाइगर का ऑपरेशन करने वाला उसका ही भाजपा ने वहां पे ऑपरेशन कर दिया। उनकी किडनी भी लेके गए, लीवर भी लेके गए, तब तक एकनाथ शिंदे साहब को कुछ पता नहीं चला। तो ये भाजपा जो पक्ष है उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता, ये सिद्ध होने लगा है। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है अमित शाह की ओर से, या जिस तरीके से आज सामना में भी हम देखें संपादकीय उसी और इशारा करता है कि इस्तेमाल किया जा रहा है? डिलिमिटेशन तक डेफिनेटली एकनाथ शिंदे साहब का इस्तेमाल किया जाएगा, सांसद का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार डिलिमिटेशन का कायदा आ गया उसके बाद भाजपा को कोई भी सांसद की वहां पे जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो भी अच्छा टाइम चल रहा है सिर्फ डिलिमिटेशन का लॉ लाने तक है, और उसके बाद जैसे अमित शाह जी ने बोला था एकला चलो हो जाएगा। और अगर आप देखो तो दिल्ली वाले भाजपा के नेता दिखा रहे एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र वाले जो भाजपा के नेता है वो ऑपरेशन एकनाथ शिंदे वहां पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद मुझे यही लग रहा है एकनाथ शिंदे साहब को अभी पता चल जाएगा कि भाजपा के ऊपर विश्वास रख के कुछ फायदा नहीं है। अगला निशाना आपकी ओर भी हो सकता है, आपके सांसदों की ओर भी हो सकता है, विधायक आपके टूट। निशाना तो सब पे होगा, अभी हमारे ऊपर होगा, एसपी के ऊपर होगा, लेकिन हमारे नहीं फूटेंगे ऐसे हम सबको लगता है। तो अब देखिए, इस पर शिंदे का भी दावा है कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। शिंदे ये 4 साल पहले भी करके दिखा चुके हैं। उद्धव की सेना को तोड़ चुके हैं, उद्धव से उनकी पार्टी छीन चुके हैं, अब दोबारा से उद्धव सेना को तोड़ने की तैयारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसी के तहत मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह दिखाकर चुना था, उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी, उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती, त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले आहेत। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना कशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न किया। ऑपरेशन टाइगर को लेकर शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया है। शिंदे ने कहा कि जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, क्योंकि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो।
आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे. ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता. अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मसले पर चुटकी ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और बॉडी भी सलामत है. ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ़ है. आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच की. एसआईटी आज अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप सकती है. 6 दिन में 60 घंटे तक हुई जांच की पूरी जानकारी दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक 150 पन्नों की रिपोर्ट में एसआईटी ने राम मंदिर के कई कर्मचारियों पर एक्शन की सिफारिश की है. हालांकि एसआईटी ने ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया है. मंदिर में पैसे की गिनती और रखरखाव के सिस्टम में खामी बताई गई है. एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट और एसबीआई के कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं जो दान की गिनती में शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दान पात्र में जो रुपया निकाला गया है उसे काउंटिंग सेंटर ले जाने, गिनती करने और रखने का सिस्टम ठीक नहीं है. मंदिर में सोने चांदी के जो जेवर चढ़ाए जाते थे उनका भी रखरखाव और गिनती ठीक नहीं है. रिपोर्ट में चढ़ावे की रकम को बैंक तक ले जाने के तरीके में खामी का जिक्र भी किया गया है. लॉकर की 2 अलग चाबियां होनी चाहिए, वो नहीं है. चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने अब तक 150 लोगों से पूछताछ की है. इनमें से 25 ऐसे लोग हैं जिनका रोल संदिग्ध है. एसआईटी की सिफारिश पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके संकेत एसआईटी के आदेश में भी मिल रहे हैं. एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. जिन कर्मियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है उन पर भी अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है. तो एसआईटी की ये जो रिपोर्ट है, ये कितने लोगों पर गाज बनकर टूटेगी या कितने लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा. रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ. रुचि, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था. अब जब ये प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है तो क्या माना जाए, जल्द ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा? ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट ये होगी क्योंकि 60 घंटे तक जो एसआईटी है उसने राम मंदिर परिसर के अंदर पड़ताल की है. करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई है जिसमें ट्रस्ट के कर्मचारी, ट्रस्ट के पदाधिकारी, बैंक के कर्मचारी, बैंक के कैशियर्स, बैंक के ऑफिसर्स और जो एक आउटसोर्स कंपनी थी जो अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ लगाती थी जो कैश काउंटिंग का काम होता था. तो ये सारी डिटेल लिखी जाएगी और इस समय जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस समय भी जो एसआईटी है वो एक कमरे में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर रही है. काफ़ी बड़ी रिपोर्ट होगी. ऐसा भी कहा जा रहा है कि एसआईटी कुछ टाइम और मांग सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि 15 दिन दिए गए थे. 7 दिन दिए थे प्रारंभिक रिपोर्ट देने के लिए और 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है. तो ये आसान काम नहीं है. अब किस तरह के अंदर सिस्टम है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, कहाँ गड़बड़ी होती थी, कुछ अंदाज़ा कि कितनी गड़बड़ी हुई. लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसमें जो नाम होंगे उस पर आधारित करके एफआईआर हो सकती है. अब ये मामला बढ़ता जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी पीआईएल हुई है इसको लेकर और आज उस पर सुनवाई भी हो सकती है. उस पीआईएल में कहा गया है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जानी चाहिए जी. तो मामला बड़ा है. एसआईटी भी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है वो बहुत सावधानी से तैयार कर रही है और समझ सकते हैं बड़े मामले में कितने बड़े नाम सामने आते हैं. रुचि, ये देखना जरूरी दिलचस्प होगा क्योंकि उन बड़े नामों की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं. अब एसआईटी ने अपने फाइंडिंग्स में क्या बताया है ये तो रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हमारे सामने आएगा. शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए. राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की रडार पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सबसे ऊपर है क्योंकि टिन्नू यादव के पास राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी थी. इस बीच मंदिर से जुड़े एक और शख्स का नाम सामने आया है. यह नाम है फूलकांत मिश्रा का. फूलकांत मिश्रा के पास राम मंदिर के आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी थी. फूलकांत मिश्रा कुछ साल पहले तक अयोध्या में एक छोटी सी दुकान में रत्न और नग बेचा करता था और लोगों का भविष्य बताता था. लेकिन आज उसके पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं. अयोध्या के पौश इलाके में उसका अपना बंगला
बंगला है। फूलकांत मिश्रा भी टिन्नू यादव की तरह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी बताया जाता है। मंदिर में जहां ट्रस्ट की परमिशन के बिना कोई जा नहीं सकता था, वहां फूलकांत की पहुंच थी। हालांकि फूलकांत के परिवार का दावा है कि उसका राम मंदिर मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है? ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बता दें, सुनिए। अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहां ड्यूटी लगाई थी। फूलकांत मिश्रा और टिन्नू यादव के अलावा एसआईटी की रडार पर मंदिर का एक और कर्मचारी सोमेश आनंद है। सोमेश आनंद इस वक्त राम मंदिर में यात्री सेवा केंद्र में तैनात है। सोमेश आनंद पर आरोप है कि चंदे के पैसे लेकर वो फरार है। हालांकि इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए सोमेश आनंद ने दावा किया कि वो अयोध्या में ही मौजूद है। गोपाल राव से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पहले सोमेश को गोपाल राव का भतीजा बताया जा रहा था। सोमेश आनंद ने कहा है कि वो एसआईटी जांच के बाद बोलेगा। एसआईटी जांच पूरी होने के बाद सामने भी आ जाएगा। राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तंज किया। अखिलेश ने एसआईटी को सावधान करते हुए लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ने कैमरे पर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी का गठन करना पड़ा, लेकिन इससे चढ़ावा चोरी का सच सामने नहीं आने वाला है। सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना। सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो लोग गुप्त दान दे गए। हमारा धर्म और हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं। वो कभी जानकारी नहीं होने देना चाहते किसी को कि उन्होंने क्या दान दिया है। वो सब गायब निकला है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें, कितना दुखद घटना है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। नीट का री एग्जाम पुख्ता तैयारियों के बीच हो चुका है। 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर के 551 शहरों में एग्जाम में शामिल हुए, लेकिन कुछ जगहों से एग्जाम के दौरान धांधली की कोशिशों की भी खबरें सामने आई हैं। बिहार के लखीसराय के दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा कर इसके 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी छात्रों की जगह एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षा देने पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जिले के 3 सेंटर से सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है। इनमें एम्स, पीएमसीएच और बीएचयू के इंटर्न शामिल हैं। पूरे मामले में बायोमेट्रिक एजेंसी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसके 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में करीब 24 लोग लखीसराय पुलिस की रडार पर हैं और इनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने हर छात्र से 10 लाख रुपए में डील की थी और उन्हें 50 से 70 हजार रुपए एडवांस में दे दिए गए थे।
और नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नीतीश, सॉल्वर गैंग के बारे में क्या और जानकारी मिल पा रही है? इतनी पुख्ता तैयारियों के बावजूद अगर सॉल्वर गैंग कामयाब हो रहा है तो सवाल है कि ये कितने अंदर तक घुसे हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर ये कोशिश की गई है। हालांकि कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई और लखीसराय में 4 परीक्षा केंद्र थे कुल, उनमें से 3 परीक्षा केंद्रों पर 9 सॉल्वर को पकड़ा गया है और ये सब मेडिकल स्टूडेंट हैं। कोई पीएमसीएच का है, कोई गया के एनएमसीएच का है, बीएचई की एक छात्रा है और इन सबों से पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसको ये काम दिया गया था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, उसके भी कई कर्मचारी जो है वो पुलिस की रडार पर हैं और ऐसे 21 जो बायोमेट्रिक कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई है और उनमें जो लोग साफ तौर पर संलिप्त पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आधार में भी हेराफेरी की गई थी। जो आधार जिस मूल छात्र का था उसकी तस्वीर हटाकर सॉल्वर की तस्वीर लगा दी गई थी। तो ये सारी चीजें जांच में पता चली है। रविशंकर इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो एक पावापुरी का रहने वाला मेडिकल छात्र है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला पुलिस ने जिस तरह से पकड़ लिया और उसके बाद पूरा गिरोह जो है कोशिश की गई लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन नीतीश, ये भी कहना होगा कि सिस्टम की मदद से ही ये सॉल्वर गैंग अंदर जाने में कामयाब हो पाते हैं, तो सिस्टम को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। चौबीस घंटे बाद राम मंदिर के चढ़ावा चोर पर एक्शन शुरू हो जाएगा। एफआईआर होगी और चढ़ावे की चोरी की पाई वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 150 पन्ने की है। इसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं और कुछ नए नाम भी हैं। इन सब ने अपना नेक्सस बनाकर रखा था और मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चपत लगाई। कैश हजम कर गए, दान में मिलने वाले सोने चांदी के गहने डकार गए। 6 दिन में एसआईटी ने 100 घंटे तक करीब 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि 25 संदिग्धों की चोरी में सीधी इन्वॉल्वमेंट मिली है। एसआईटी रिपोर्ट के एक-एक पन्ने पर एक-एक चंदा चोर की क्राइम कुंडली छपी हुई है। चढ़ावा चोरों के ग्रहों की दशा खराब होनी शुरू हो गई है। राम भक्तों से छल करने वाले हर चोर के लिए योगी के पास एक अलग उपाय है। 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 2 करोड़। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों ने कितने की चपत लगाई? 200 किलो, 100 किलो, 50 किलो चढ़ावे का कितना सोना चांदी गटक गए चढ़ावा चोर? 150, 100, 50, 25 राम मंदिर के चढ़ावा चोर कितने? चढ़ावे पर डाका, मिल गया चोरों का आका। 24 घंटे और चढ़ावा चोर जेल जाएंगे श्योर। सब कुछ एसआईटी की फाइल में बंद हो गया है। किसने क्या किया, किसका क्या रोल है, सबके सबूत एसआईटी ने कैप्चर कर लिए। बस 24 घंटे बाद एसआईटी की पहली रिपोर्ट आ जाएगी। साथ ही चढ़ावा चोरों की एक एक तस्वीर भी सामने आ जाएगी। एसआईटी को चढ़ावे में कई हेराफेरी मिली है। 200 करोड़ के चढ़ावे के नोटों की गिनती में घालमेल किया गया है। 2020 से 2025 तक मिले सोने चांदी के करोड़ों के दान में हेरा फेरी की गई है। महाकुंभ के 66 दिनों में 5 करोड़ भक्त अयोध्या आए। भक्तों के दान में भी बड़ा गड़बड़ झाला मिला है। काउंटिंग कक्ष के सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के भी पक्के सबूत मिले हैं। बैंक ले जाते वक्त बीच में ही बक्से से चढ़ावे का कैश निकाल लेने के भी पक्के सबूत मिले हैं। एसआईटी जांच के 7वें दिन आज एसआईटी टीम ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर 140 करोड़ भक्तों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाए गए दान को लेकर जो घोटाला हुआ उसके असली किरदार कौन है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों की ये मान्यता थी कि एक बार पता तो चले कि आखिर जिम्मेदार कौन है। एसआईटी ने इस मामले में न सिर्फ उन किरदारों को पकड़ा है, बल्कि संकेत ये हैं कि पूरे प्रोसेस पर नजर थी। यानी
काउंटिंग से ज्यादा अकाउंटिंग, कैसे पैसों की, गहनों की रिसीविंग हुई, कैसे वो खाते तक पहुंचे, वो सारा प्रोसेस रिव्यू किया गया है। अब देखना होगा कि एसआईटी रिपोर्ट की ये सब बातें सार्वजनिक तौर पर कब जनता के सामने रखी जाती हैं, या फिर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आगे पुलिस एफआईआर होगी, जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर तथ्यात्मक तौर पर इस दान दक्षिणा चोरी का आरोपी कौन है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को पकड़ने के लिए एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम ने 6 दिनों तक राम जन्मभूमि परिसर में ही कैंप लगाया। करीब 150 संदिग्धों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट, बैंक, सुरक्षा कर्मियों से लगभग 100 घंटे की पूछताछ हुई। 25 से 30 संदिग्ध सीधे शक के घेरे में हैं। जांच के दौरान 5000 से ज्यादा सवाल इनसे पूछे गए। 2000 घंटों की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में किया गया। खबर तो यह है कि एसआईटी को चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट से जुड़े छोटे नामों के साथ साथ कई बड़े नामों की संलिप्तता के पक्के सबूत मिल चुके हैं। जांच में चढ़ावा चोरी का यह आंकड़ा 200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा रामलला को दान में मिले करीब 200 किलो की चांदी की ईंटों का हिसाब नहीं मिला है। साथ ही कई भक्तों के दिए सोने चांदी के हार, दीपक जैसे उपहारों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये आरोप ऐसे ही नहीं है। कुछ भक्तों ने तो खुद सामने आकर ये दावा किया है कि उनका चढ़ावा कहां गया। कुछ घंटे पहले ही सिंधी समाज ने दावा किया है कि 2021 में चंपत राय के सामने उस वक्त के 1.5 करोड़ की कीमत के 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर में दान की गई थी। उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता है। इसी तरह ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुराग रस्तोगी का भी दावा है कि 3 किलो चांदी का दीपक उन्होंने दान किया था और एसोसिएशन के मेंबर्स ने 35 किलो चांदी राम मंदिर बनने के वक्त दी थी। उसका भी कुछ पता नहीं है। मुंबई के रहने वाले अजय विश्वकर्मा भी सामने आए। उन्होंने तो सीधे टिन्नू यादव का नाम लेकर कहा कि 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका चढ़ाई उनके हाथ में दी गई थी और उनके सामने पुजारी को दिया गया, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। टिन्नू ने बताया कि चांदी गला दी गई है। जिन जिन पर आरोप है, चाहे वो टिन्नू हो या फिर टिन्नू के मालिक चंपत राय या कैश काउंटिंग के हेड अनिल मिश्रा या मंदिर निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव, ऐसे करीब 25 संदिग्धों से सवाल किया गया है और जो तथ्य सामने आए हैं उसने ट्रस्ट के इन सभी अधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन चढ़ावा चोरी की इस घटना ने सबसे ज्यादा अयोध्या आ रहे राम भक्तों को मायूस किया है। सीधी सी बात है, बिना अग्नि के तो धुआं नहीं हो रहा है। अब ये सारी बातें आई हैं और जब ये धर्म का क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, जहां लोग आ करके परम शांति खोजते हैं कि यहाँ चल करके अपने किसी भी तरीके से जो मैंने धन कमाया है इसको हम अपने धर्म के क्षेत्र में लगा रहे हैं, और यहाँ भी जिनको संरक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है उसका ही जब गमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो अवश्य ही यह एक बहुत विचारणीय कार्य है। जो ये आरोप लगा है इसकी जांच अच्छे ढंग से कराई जाए ताकि इसका जांच हो और जो दोषी अगर हो उनको कठोर दंड दिया जाए कि वो किसी धर्म के साथ खिलवाड़ न करे। एसआईटी की जांच में जो जो किरदार है उनका नाम का जिक्र आएगा, तो क्या उम्मीद है कि वो सारे किरदार एसआईटी के दायरे में होंगे? अगर एसआईटी जांच करेगी तो वो जो दायरे में नाम आ रहे हैं तो साक्ष्य प्रमाण अगर वो पाएगी तभी तो नाम उजागर करेगी, किसी का भी हुआ तो इसलिए उनको कठोर दंड दिया जाए अगर कोई धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भक्तों का भरोसा टूटने का इफेक्ट भी अब राम मंदिर के चढ़ावे पर दिखाई देने लगा है। 2020 से 2024 तक जब मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तब 4 साल तक रोज 2 करोड़ 43 लाख का चंदा आया। राम मंदिर जब बन गया तब 2024 से 2025 के बीच 14 महीने तक रोज 36 लाख का चढ़ावा आया। 2025 से 2026 के बीच दान पेटियों में रोज 16,60,000 रुपए आए, लेकिन जब विवाद हुआ 15 जून से 19 जून के बीच रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हो गया।
15 जून को 84,699 रुपए, 16 जून को 85,680 रुपए, 17 जून को 95,570 रुपए, 18 जून को 82,760 रुपए, 19 जून को सिर्फ 85,980 रुपए आए। जब दान दक्षिणा दी तो कितनी दक्षिणा दी, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे? इस बार तो मैं 10 रुपए दिया। और पहले क्या देते रहे? 100 रुपए, 200 रुपए देता रहा। हाँ। अब की बार ये 10 रुपए क्यों दिए? ये अभी 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा है उसके वजह से मन में थोड़ा सा अटपटा लगा, इस कारण मैं 10 ही रुपए दिया। कितना दान दिया आपने? इस बार 21 रुपए दिया। और पहले 500, 1000 रुपए मैंने हमेशा दिया। हमेशा दिया? जी हमेशा दिया। तो कब आपका वो विश्वास बहाल हो पाएगा कि अगली बार जब आप आए तो अपनी श्रद्धानुसार दे पाए, ना कि ये सोचते हुए कि चलो एक खाना पूर्ति के तौर पे दे? जिस समय हम सोचेंगे कि नहीं मेरा पैसा जो है वास्तव में कहीं जगह से लग रहा है, मेरा पैसा जो मैं कमाता हूँ 2 रुपया उसको सही तरीके पर लगता है। हर बार हम कूपन में कटवाते थे, देते थे। इस बार हमने सिर्फ दान पेटी में डाला। अच्छा। इस बार हमने कूपन नहीं कटवाया। अच्छा। लेकिन गड़बड़ तो दान पेटी में है, कूपन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कूपन में भी हमें डर यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ पाया जाए। अच्छा। इस वजह से तो व्यवस्था पर भरोसा? हाँ जी, हमें सीधा हमने वहाँ राम मंदिर के अंदर ही जो था वही पे दान किया। पहले मन में यह श्रद्धा होता था कि हमारा दक्षिणा धर्म के कार्य में लगेगा, प्रभु श्री राम के कार्य में लगेगा, लेकिन अब दक्षिणा देते समय मन में विचार आ जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के कार्य में लगेगा जो इस दक्षिणा को भोग में लगाएगा, जो इस हमारे खून पसीने की कमाई को ना जाने अपने किस दुष्कर्म में लगाएगा, किस व्यभिचार में लगाएगा, क्योंकि बिना परिश्रम के जो चीजें जीवन में प्राप्त होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। भक्तों को जब कोई चोर लूटता है तो भरोसा ऐसे ही टूटता है। सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कैसे मंदिर के भीतर बैठकर इन चढ़ावा चोरों ने भक्तों के भरोसे का कत्ल कर दिया। करीब 200 करोड़ की घपलेबाजी का आरोप है, जिसमें अभी सिर्फ कुछ ही रकम की रिकवरी हुई है। कैश काउंटिंग में पकड़े गए आरोपियों का बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जो कई सालों से दान में गड़बड़ी कर रहा था और अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें चर्चा है कि लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं। 20,000 सैलरी थी इसकी, लेकिन इसने 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया। अनुकल्प मिश्रा भी नौकरी करता था, इसने 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया। टिन्नू यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसने अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी पर रखवाया था। इसके घर से भी सोना और 36 लाख रुपए की बरामदगी की खबर है। काउंटिंग कर्मी अविनाश शुक्ला के खाते से भी 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा राजेश पाठक, करुण, ऋतिक नाम के कर्मचारियों के यहाँ से भी रिकवरी की गई है। इन सब की 20 से 25,000 की सैलरी थी, लेकिन कोई करोड़ों का प्लॉट खरीद रहा था, कोई गाड़ियों से चल रहा था। रहन सहन इनके अमीरों वाले हो गए थे, इसीलिए सबसे पहले ये सब पकड़े गए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ये सब तो प्यादे थे, असली चोरी की इस बिसात पर रानी और बादशाह ट्रस्ट के ही बड़े मेंबर हैं, जिन्होंने खुलकर चढ़ावा चोरी की और करवाई। अब सवाल है कि 200 करोड़ के चढ़ावा के कैश की चोरी और दान के सोने चांदी में घपलेबाजी किसने की? ट्रस्ट में किसका कितना रोल था? इसमें पुराने कैरेक्टर के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर के नाम भी सामने आ गए हैं। फोटो में जो दाईं तरफ खड़ा है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। फोटो में जो बाईं तरफ खड़ा है, ये आज का नया कैरेक्टर है। इसका नाम है फूलकांत मिश्रा। चढ़ावा चोरी की घपलेबाजी में इनका भी नाम सामने आया है। आरोप है कि राम मंदिर के साथ जुड़ने के बाद इनकी भी दौलत में रॉकेट लग गया और इसीलिए इन पर भी शक खड़ा हो गया। राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले आभूषणों की हेरफेर के आरोप लगे। एसआईटी ने जांच की तो अब एक नया नाम सामने निकल कर आ रहा है, फूलकांत मिश्रा। फूलकांत मिश्रा माना जाता है कि चंपत राय का राइट हैंड है और मंदिर में सेवक की भूमिका में है। फूलकांत मिश्रा पर ही आभूषणों की देखरेख, रखरखाव और अकाउंटिंग की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब हम फूलकांत मिश्रा को ढूंढने के लिए उनके घर पर पहुंचे तो फिलहाल वो घर पर नहीं है, लेकिन हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फूलकांत मिश्रा का राम मंदिर निर्माण के बाद आर्थिक तौर पर बहुत विकास हुआ। ये फूलकांत मिश्रा की करीब 10 साल पुरानी फोटो है,
जिसमें एक छोटी सी दुकान थी। रतन नग बेचते थे और लोगों का भविष्य बताते थे। आज फूलकांत मिश्रा के पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं। अयोध्या के पॉश इलाके में बंगला है और बेशुमार दौलत है। इस वक्त हम फूलकांत मिश्रा के इस आवास पर हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नया आवास बना है, छत पर गार्डन है, ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नाम लगा हुआ है साकेत शरण मिश्र, जो फूलकांत मिश्रा के भाई हैं, और फूलकांत मिश्र मकान नंबर 23/4/31A। ये वो भूमि है जो राम मंदिर से लगती हुई है और इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा मंदिर ने अधिग्रहित कर लिया, लेकिन इस मकान को अधिग्रहित नहीं किया है। वो हर बड़े आयोजन में आगे दिखाई देते थे और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फूलकांत मिश्रा की तरफ से अलग अलग इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। अब इन आरोपों पर जांच होनी है। जिस तरीके से टिन्नू यादव का नाम आया, उसका दूसरा पहलू अगर कहा जाए तो फूलकांत मिश्रा है, जो एसआईटी के सामने पेश भी हुए। और अगर आप देखेंगे अंदर तो हाल फिलहाल में अक्टूबर 2024 में एक इनोवा क्रिस्टा नई गाड़ी खरीदी गई। 4 गाड़ियां हैं। हमने उनके परिवार से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से बताया गया कि उनके बड़े भाई साकेत रत्न हाउस के नाम से रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाते हैं और फूलकांत मिश्रा राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहां चंपत राय से जुड़े थे। जो भी पैरवी के कागजात लाने ले जाने होते थे उस भूमिका में थे और उसी एवज में उन्हें कुछ मानदेय मिलता था। लेकिन इस घर को देखकर अंदाजा लगाइए कि जहां पूरे मंदिर प्रांगण को ट्रस्ट ने 23 करोड़ में हासिल कर लिया, उसमें इस मकान को छोड़ दिया गया है। 4 गाड़ियां हैं जो मंदिर ट्रस्ट में चलती हैं। फूलकांत मिश्रा की एंट्री इस विवाद में कैसे हुई, उसकी वजह है चंपत राय। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, इनकी जिम्मेदारी थी दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख। चंपत राय के 2 खास आदमी हैं। पहला रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसका काम दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़ा है। दूसरा खास शख्स है फूलकांत मिश्रा। आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की इनकी जिम्मेदारी थी। फूलकांत के पास 4 गाड़ियां और बंगला है, दौलत है, अयोध्या में बड़ा नाम बन गया है। सोचिए फूलकांत की सैलरी कितनी होगी। राम मंदिर की सेवा में फूलकांत मिश्रा को 22,000 रुपए सैलरी मिलती है। 22,000 रुपए कमाने वाला करोड़पति आपने शायद पहली बार सुना होगा। फूलकांत पर जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमारी टीम फूलकांत के बंगले के अंदर गई, फूलकांत के भाई से बात की। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उसमें एक नाम सामने आया फूलकांत मिश्रा का। हम उनके घर पहुंचे तो हमने कहा कि इस तरह का घर है, तो उनके बड़े भाई हमारे सामने आए हैं। सर, आपका नाम क्या है और फूलकांत जी पर राम मंदिर में एक जिम्मेदारी होने का और उस जिम्मेदारी के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, आप क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम साकेत शरण मिश्रा है और मैं अयोध्या में साकेत रत्न सागर एंड ज्योतिष संस्थान के नाम से बरसों पुराना, यानी 20-25 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन पर मेरा प्रतिष्ठान है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है और मैं जो है लगभग 15-20 करोड़ रुपए का तो अयोध्या फैजाबाद जिला में लोगों को रत्न दिया हूँ। कोई नेता नहीं है जो मेरे से रत्न नहीं खरीदा हो। तो मेरी जहां तक आमदनी का प्रश्न है तो मेरे पास तो आमदनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा परिवार संयुक्त है। अभी मेरा भाई है फूलकांत, तो मेरा परिवार संयुक्त है। परिवार का खर्चा का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं चलाता हूँ। फूलकांत मिश्रा मंदिर में किस भूमिका में? ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है?
ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बता दें, सुनिए अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहाँ ड्यूटी लगाई थी, ठीक है, राम मंदिर में। लेकिन 1 महीने के बाद फिर जो है वो मुकदमे का काम देखने लगा। फूलकांत और उनके परिवार की जिस तेजी के साथ किस्मत बदली है, ऐसी किस्मत फिल्मी कहानियों में बदला करती है। फूलकांत के पास इतना पैसा कहां से आया? जब यही सवाल उनके भाई से पूछा गया तो जवाब कुछ जचा नहीं। मेरा मकान, मेरा गार्डन, मेरा जमीन, इसका अगर कोई पूछता है तो मेरे से सामने बैठ करके एक एक पाई का हिसाब पूछ ले, कहां से आया, कैसे आया। और इसके अलावा और भी मेरे पास दुकान में भी पूंजी है, ठीक है। हाँ, 21 के बाद अभी तक आपने कितने के रत्न बेचे? देखिए, अब ये एक मिनट, हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं रिकॉर्ड तो लेकर के अभी बैठा नहीं हूँ। एक मोटा मोटी कुछ तो बेचा। हाँ, मोटा मोटी अगर प्रॉपर्टी खरीदने की जांच करें, मान लीजिए हमारा जो है टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है। 1 करोड़ सालाना। हाँ। फूलकांत मिश्रा एंड फैमिली ने पिछले 5-7 साल में 20 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दुकान से हर साल करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। ये दावा ऐसा था जिसकी जांच किए बिना यकीन करना मुश्किल था। इसीलिए हमारे रिपोर्टर पवन नारा फूलकांत मिश्रा की करोड़ों कमाने वाली दुकान पर पहुंच गए। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, साकेत रत्न सागर ज्योतिष संस्थान है। ऊपर साकेत के भाई का, साकेत का फोटो लगा है। फूलकांत मिश्रा के ये भाई हैं और यहाँ ये दुकान है जिसमें कुछ रत्न है, भगवान श्री राम की मूर्तियां हैं और दावा ये है कि इनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये दुकान कहाँ है मैं आपको बता दूं। आसपास देखेंगे ये ढाबे हैं, आसपास यहाँ इनकी ये दुकान है और इस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम आए थे। तब ये ना शीशा लगा था, ना दरवाजे थे, सिर्फ साधारण दुकान थी। लेकिन फूलकांत मिश्रा के भाई साकेत मिश्रा दावा करते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा रत्न का व्यापार किया है। यानी फूलकांत मिश्रा की आय, उनके भाई के दावे और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसा लगता है कि फूलकांत की फुल फैमिली को पता था एक न एक दिन उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब से चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई है तब से शायद फूलकांत की फुल फैमिली सवालों की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो अपनी बातों में फंस गए। फूलकांत के भाई साकेत ने दावा किया कि फूलकांत राम मंदिर के अंदर तक जाते ही नहीं थे, जबकि फूलकांत के मंदिर के अंदर की तस्वीरें मौजूद हैं। फूलकांत के भाई ने कहा कि उनकी 4-4 गाड़ियों का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फूलकांत के भतीजे का दावा है कि उनकी गाड़ियां राम मंदिर में चलती हैं। फूलकांत के परिवार का दावा है राम मंदिर मैनेजमेंट में फूलकांत का कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल थे। इतना तो पक्का है कि फूलकांत की जान पहचान राम मंदिर के बहुत अंदर तक है, जहां पर बिना ट्रस्ट की परमिशन के कोई नहीं जा सकता। यहां पर फूलकांत की पहुंच थी। चढ़ावा चोरी की जांच में फूलकांत मिश्रा और टिन्नू यादव दोनों के नाम सामने आए हैं। टिन्नू यादव पर एक खुलासा और हुआ है। दावा है कि एसआईटी को टिन्नू यादव के घर से सोना भी मिला है। कितना सोना है ये अभी तक बताया नहीं गया है। उन सभी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जिन कर्मियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है उन पर अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इसमें कुछ नए नाम और भी आए हैं जिन पर मंदिर में चढ़ावे के सोने चांदी के घपले का शक है। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ावे में आए सोना चांदी आभूषणों की जिम्मेदारी शिवम पांडे, मयंक, आशीष दुबे, रत्नेश, आशीष अग्निहोत्री के पास थी। ऐसा दावा है कि एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ की है। राम मंदिर में करीब 1500 लोग काम करते हैं।
इन सबको चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के सिफारिश पर नौकरी मिली। जो लोग पकड़े गए हैं ये सब सिफारशी हैं, इसीलिए इनके साथ साथ इनके आका भी रडार पर हैं। एक बात तो तय है कि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो ये बचेंगे नहीं। इसीलिए अयोध्या में चर्चा चल रही है, अगर एसआईटी रिपोर्ट में इनके नाम आए तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ क्या होगा। एक बात तो तय है, ट्रस्ट से ये हटाए जाएंगे और अगर सबूत पक्के मिले तो ये जेल भी जाएंगे।